बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, वो एक अहम मामला है, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा ने अली अमीन गंडापुर साहब को जवाबी धमकी दी है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो किरदार है वो अब खुल के सामने आ गया, उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। मैं आगाज़ करता हूँ IMF वाले मामले से। पाकिस्तान का जो IMF का प्रोग्राम है बिलाखिर वो हो गया। 7 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान को मिलेंगे और 37 माह में ये पाकिस्तान को मौसूल होंगे। और जो माहिरीन माशियात हैं वो ये बता रहे हैं कि ये एक इंतहाई मुश्किल प्रोग्राम है और पाकिस्तान यानी कि आवाम के लिए ऑब्वियसली मुश्किल से मुराद ये होता है कि हुकूमतें और जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो ऊपर वाला तबका है अशराफिया, उनको तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। शायद पड़ता भी होगा तो क्योंकि उनको जिसको कहते हैं ना सर्वाइवल की जंग, तो जंग का सामना उनको नहीं होता। अवाम जो है वो सर्वाइवल की जंग में होती है, तो उनके लिए मसाइल ज़्यादा होते हैं। तो इस लिहाज से इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अवाम के ऊपर सख्ती मज़ीद बढ़ेगी। और उसका आगाज़ जो है, मैं एक और ख़बर से आपके साथ शेयर कर दूँ उसको, जो नॉन फाइलर्स हैं उसके हवाले से अब गवर्नमेंट ने फ़ैसला कर लिया है कि इस कैटेगरी को ही ख़त्म कर दें। एक होता है फाइलर और दूसरा हमारे यहाँ नॉन फाइलर है। आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो वो लिखा होता है फाइलर या नॉन फाइलर, तो इसका मतलब है कि कैटेगरी थी। अब हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है कि इसको ख़त्म करेंगे, नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। और जो लोग फाइलर नहीं हैं अब उनको सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया है हुकूमत ने, और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दी जाएगी। मसलन वो अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, मसलन वो हवाई सफ़र नहीं कर सकते, मसलन वो जायदाद नहीं ख़रीद सकते। तो इस किस्म की 15 जो हैं वो सज़ाएँ हैं। 5 के ऊपर फिलफौर अमल करने का यानी कि फ़ैसला किया गया है। अलबत्ता इसमें वक्त ज़रूर दिया जाएगा, एकदम से निफाज नहीं होगा, लेकिन हुकूमत जो है इस तरफ कदम बढ़ाने जा रही है। तो बहरहाल ये एक इकदाम है जो आवाम की ज़िंदगी को थोड़ा और मुश्किल कर देगा। हमारी इकॉनमी जो है उसको ब्लैक इकॉनमी कहा जाता है। बहुत सारी इकॉनमी हमारी ब्लैक है, यानी कि ऐसी इकॉनमी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। यानी कि लोगों के पास पैसा पड़ा है, अरब हार रुपए पड़े हैं, जायदादें खरीद ली, ज़मीनें खरीद ली, लेकिन वो रिकॉर्ड के ऊपर कुछ नहीं होता, तो उसको ब्लैक इकॉनमी कहा जाता है। अब ये फाइलर बनाने से मुराद होती है कि ताकि उसको डॉक्यूमेंट करें। बहरहाल ये पब्लिक के लिए है, इस तरफ हुकूमत आने जा रही है। मैं दूसरी मौलाना साहब से शुरू करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई आज सहाफ़ियों की, उन्होंने मदऊ किया। मोअज़्ज़िज़ एंकर साहिबान भी थे, सीनियर सहाफ़ी थे, तो काफ़ी सारा एक झुरमट था। तो उनसे उनकी जो गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू के अंदर से जो ख़बरें बाहर आ रही हैं, मुतअद्दिद जो लोगों ने बात की। मौलाना साहब की जो गुफ्तगू होती है वो एक आलिम दीन भी हैं ऑब्वियसली, तो जो यानी कि चीज़ों का बयान करने का जो तरीका होता है उनका, उस पर तो उनको सनद हासिल होती है। तो गुफ्तगू जो होती है वो इशारों कनायों में होती है, तो उससे आप इंप्रेशन लेते हैं। जो इंप्रेशन की बात आई मौलाना फजलुर रहमान साहब की सारी गुफ्तगू की, उससे ये चीज़ उभर के सामने आ रही है। मुतअद्दिद लोगों ने इसके ऊपर बात की, और वो ये है कि मौलाना साहब जो है उनका झुकाव वाज़े तौर पे हुकूमत की तरफ नज़र आ रहा है। मैं इसकी वजह के ऊपर भी बात करूँगा। अब झुकाव से मुराद क्या है? आपको याद है कि 10 दिन तक मौलाना साहब जो है ना वो बारात के दूल्हे बने हुए थे। सदर मुमलिकत गए, वज़ीर आज़म गए, वज़ीर दाखिला गए, नून लीग गई, PTI गई, बड़े बड़े वफूद गए, दिन में भी गए, रात में भी गए, और मौलाना साहब अपने स्टांस के ऊपर कायम रहे। जो उनका स्टांस था उससे वो पीछे नहीं हटे। बात यह है कि मैं इसके अंदर अगर जिसको कहते हैं इसके अंदर जो मैसेज है छुपा हुआ उसको देखूं तो वो ये होता है कि सियासत के अंदर मौका जो है वो बड़ा गनीमत होता है, और मौके से फ़ायदा उठाना। अगर मौका गुजर जाए तो ज़ाया हो गया, अगर आपने फ़ायदा उठा लिया तो उठा लिया। तो मौलाना साहब ने उस मौके का तो कम अज़ कम भरपूर फ़ायदा उठाया। और अब जो ख़बरें आ रही हैं, मौलाना साहब 3 चीज़ों के ऊपर कम अज़ कम वो मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं हुकूमत के साथ, जो अहम चीज़ें हैं। नंबर 1 आईनी अदालत। आईनी अदालत के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना मौक़िफ़ जो है वो रिकॉर्ड पर रख चुके हैं कि वो इसके हक़ में हैं, लेकिन कुछ उनकी रिजर्वेशन है। बहरहाल उसूली तौर पर वो इसके हक़ में है। नंबर 1 बिलावल भुट्टो साहब कल भी कह चुके, परसों भी कह चुके कि हर सूरत हम ये बनाएंगे, मजबूरी है, ज़रूरी है और बना के रहेंगे। कल का मौक़िफ़ था, परसों भी इसी किस्म की बात की। और इसका आगाज़ जो है वो तो खुद नून लीग ने किया, तो नून लीग जो है वो तो इसकी यानी कि इंसेप्शन ही वहाँ से हुई। अब नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना इसके ऊपर मुत्तफ़िक हैं कि आईनी अदालत तो बनेगी। अब आईनी अदालत का बनना जो है वो बहुत सारे पैगामात हैं। एक छोटा सा पैगाम उसमें से मैं आपको ये बता दूं कि अगर आईनी अदालत बनती है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो फिर इसका आप यूँ समझ लें कि उनके, मैं अब इसको आसान अल्फाज में ये बताता हूँ कि जो उनकी ताकत थी ना वो हुकूमत खींचने में कामयाब हो जाएगी। जिसको चीफ जस्टिस कहा जाता है, जो आज के चीफ जस्टिस हैं या माजी में रहे, जो उनकी ताकत है, जिस चीज़ से खौफ होता है, अगर वो आपने निकाल ली तो वो बेअसर हो गया। जैसे सांप है, मैं माजरत चाहता हूँ मिसाल के तौर पर यह बात करने के लिए कि अगर सांप का ताकत क्या है उसकी, जहर,
कि वो डंग मारेगा तो जहर है और जो मार भी सकता है बंदे को, अगर आप उसका जहर निकाल दें तो सांप तो मौजूद है लेकिन वो बेअसर है। तो ये कानून साजी यानी कि आईनी अदालत अगर बन जाती है, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तरीका देखें ना, साइंसदान होते तो जीनियस हैं, इवल जीनियस होते हैं। अब उन्होंने तरीका ये निकाला है कि अगर वो काजी साहब को वहाँ बरकरार नहीं रख पाते, बावजूद सारी कोशिशों के बावजूद अगर नहीं कर पाते, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बन भी जाते हैं जिनसे कि तहरीक इंसाफ को तवक्कुआत वाबस्ता हैं, तो उनकी जो ताकत है उसको वो खींच लेंगे। ये होगा मामला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ, यानी कि ताकत निकल गई तो फिर अब ठीक है, अगर वो बन भी जाए तो खैर, हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जितने भी आइनी मामलात होंगे, सूबों के दरमियान हों या सियासी जमातों के दरमियान हों या पार्लिमान के मामलात हों, वो सारे के सारे चले जाएंगे। मामलात हैं कौन से, 63A आ गया, मखसूस नशिस्तों का केस आ गया, ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से पॉलिटिकल तनाज़ात जो हैं वो खड़े होते हैं और वो तवील अरसा चलते रहते हैं। जैसे बल्ले के निशान लेने वाला मामला था, ये सारी चीज़ें सब वहाँ चली जाएंगी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जो कि इस वक्त ताकत है बज़ाहिर जो चीज़, वो उनसे निकल जाएगी। तो ये एक वो होगा असर। बहरहाल इसके ऊपर तो उसूली फैसला हो चुका कि आईनी अदालत तो वो बनाएंगे हुकूमत, मौलाना साहब भी ऑन बोर्ड और सारी बाकी जमातें यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, इस लिहाज से वो कामयाब हो गए। ये एक बात होगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी मौलाना साहब की रजामंदी का इंप्रेशन आ रहा है कि वो इस चीज़ पे राज़ी हैं। हुकूमत की ये पहले जो प्रपोजल्स थे उसमें ये बात थी कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएँ। अब उसका तनाजुर क्या है, 9 मई केसेज़ हैं। अब 9 मई केसेज़ जो हैं वो किसी किनारे लग नहीं रहे। वजह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके पार्क हो गया, अभी तक उसके ऊपर यानी कि आगे कार्रवाई नहीं बढ़ सकी। उनको कहा गया कि आप कार्रवाई जारी रखें लेकिन हतमी फैसला अनाउंस न करें जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, तो वो वहाँ पे पार्क है। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इमरान खान साहब मुतादिद बार कह चुके हैं, और इसका जो बज़ाहिर इस वक्त अगर पॉलिटिकल प्रिज्म से देखा जाए तो वो तहरीक इंसाफ जो है वो इसका हदफ नज़र आती है बज़ाहिर, और तहरीक इंसाफ वाशगाफ अल्फाज में कह रही है कि ये बनाई ही हमारे लिए जा रही हैं 9 मई के तनाजुर में। तो बहरहाल इसके ऊपर भी मौलाना साहब का जो है वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उनकी रजामंदी नज़र आती है कि वो इस तरफ भी झुकाव है। लेकिन एक चीज़ वो ऐड करते हैं कि इसको आप एक कुछ मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए करें, यानी कि उसकी सनसेट क्लॉज हो, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 10 महीने के लिए या 12 महीने, जो भी है, लेकिन उसका एक ड्यूरेशन होना चाहिए। यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे ख़त्म होगी, सनसेट क्लॉज। इसके साथ मौलाना साहब अगर राज़ी हैं तो मेरा ख्याल है हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। हुकूमत ताहयात तो अदालतें नहीं बनाएगी, ऑब्वियसली वो उनके जहन में भी कोई होगा। तो इसके ऊपर भी मौलाना साहब की रजामंदी आपको नज़र आ रही है। और तीसरी चीज़ उम्र बढ़ाने के हवाले से है, उसके ऊपर भी मौलाना साहब की नोडिंग जो है वो मिल रही है बज़ाहिर कि शायद उनका झुकाव इस तरफ भी है और वो इस पर राज़ी हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि मौलाना साहब एक इंतहा पे गए, फिर मुल्तान चले गए, यानी कि किसी की कोई बात नहीं मानी। पार्लिमान के इजलास थे, इतवार का दिन था, सारा कुछ होता रहा, वो सारी गेम चेंज हुई मौलाना साहब के मौक़िफ़ की वजह से कि वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। नहीं का मतलब है नहीं, तो उन्होंने वो नहीं करने दिया काम, और हुकूमत जो है वहाँ पसपा हुई। अब खबरें आ रही हैं अक्टूबर के पहले हफ्ते में इजलास बुलाकर दोबारा ये अटैम्प्ट ली जाएगी। उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब अचानक गए तो वो 10 दिन के लिए थे, लेकिन 10 दिन से पहले ही उन्होंने ये नई सूरत हाल जो है वो सारी सामने आ गई। वजह क्या बन रही है? मेरी राय में जो 30 सितंबर को समाअत होने जा रही है 63A के ऊपर, 63A का फैसला जो है अगर बावजूद इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सब जुडिस है, मुझे उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस अंदाज से वो फैसला हुआ और फिर नजर सानी का ना लगना तवील अरसे तक, वो बहुत सारे शकूक व शुबात को जन्म देता था। अब चूंकि वो 30 सितंबर को लग गई, अब टाइम भी देखें किस वक्त कौन सा केस समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है, और बेंच में काजी फाइज साहब हेड कर रहे हैं उसको। 63A की तशरीह, अगर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट वाला पुराना जो है उसको कल अदम करार दे दिया गया, तो ये हुकूमत के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाएगी जहां उनको मौलाना साहब की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रियम्प्ट कर लिया इस चीज़ को, पूरी सूरत हाल को, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आसमान से गिरें और ज़मीन पे आ जाएं। तो ये सूरत हाल बन सकती है। तो इससे पहले कि 30 सितंबर की जो समाअत है वो हो, उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने जो ये सहाफ़ियों को अचानक बुला लेना, 10 दिन की छुट्टी थी, मुल्तान गए, 10 दिन ख़त्म होने से पहले वापस आ गए, मुलाकात कराची भी गए, खिताब किया, आज सहाफ़ियों को ख़ुद मदऊ किया, उनसे बातचीत की, उससे इंप्रेशन आ गया, ख़बरें भी लग गई, सारा कुछ हो गया। तो मौलाना साहब ने मेरा ख्याल है ये प्रियम्प्टिव स्ट्राइक कर दी है कि अगर 30 सितंबर वाला फ़ैसला इस हुकूमत के हक़ में आ जाता है, यानी कि आइन वो जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो कल अदम हो जाए, तो मौलाना साहब की प्रैक्टिकली इस हुकूमत को ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मौलाना साहब जो है वो यानी कि सबसे ज़्यादा वज़नी होते हुए बिल्कुल बेवज़न हो जाएंगे नंबर्स के एतबार से, यानी कि ज़रूरत नहीं रहेगी, तो फिर कोई क्यों जाएगा। इसलिए मौलाना साहब ने ये मेरे ख्याल है ये एक स्ट्राइक कर दी है प्रियम्प्टिव। बहरहाल
ये मेरा अंदाज़ा है, देखते हैं अब सूरत हाल कैसे आगे बढ़ती है। एक तरफ 30 सितंबर की समाअत है और इधर मौलाना साहब के ये इंदिए हैं। ये सारे इंदिए, इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए तो ऑब्वियसली परेशान कुन है, चाहे वो 30 सितंबर की समाअत का फैसला हो। इसका ज़रूरी नहीं है कि वो फैसला हो जाए, इंप्रेशन हो सकता है वहाँ से क्या आता है सामने, तो एक आइडिया हो जाएगा और लंबा नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है वो जल्दी कंक्लूड होगा। साथ ही हुकूमत की ये खबर कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इजलास बुला के वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि तरामीम वाली है। तो मौलाना साहब का बयान भी आ जाना तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है कोई नेक शगुन नहीं है। तो मौलाना साहब अपना वजन हुकूमत के पलड़े में डालने को तैयार है। मैं आता हूँ मरियम नवाज साहिबा की जवाबी धमकी। आपको याद होगा गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद जलसे में कहा था, मरियम साहब को मुखातिब करके कहा था, मरियम मैं आ रहा हूँ और हमारी ये अगर आपने हमें रोका तो हमारी ये रिवायत है कि हम फिर बैंड बाजे बारात के साथ आएंगे। तो ये इस तरह की कुछ और चीज़ें भी उन्होंने कही जो कि नून लीग में बड़ी उनको बुरा महसूस हुआ। और आज कुछ दिन के बाद मरियम नवाज ने उनको नाम लिए बगैर सारी बात उनको जवाब में बता दी। उन्होंने ये कहा, मरियम नवाज साहब ने कहा कि पंजाब में आकर कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आप उनका वो अगर वीडियो देखें तो इशारा करके, अगर आप कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, यानी कि आपको उसमें वो भी नजर आता है। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा, पेट्रोल बम का दर्ज देते हैं, तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं, और आगे अच्छी सियासत नहीं की तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा, पंजाब की आवाम को दहशतगर्द बनाने चले हो और ये मरियम नवाज नहीं होने देगी। और इसके अलावा पंजाब कायदे और कानून के तहत चलता है, पंजाब 6 बजे बंद नहीं होता जहां दहशतगर्दों का राज हो। पंजाब की सरहद में आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बहुत सारे उनको टीज़ भी कर दिया कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, खुद अली बिन गंडापुर साहब के अपने DI खान का भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ 6 बजे के बाद वहाँ जा नहीं सकता। मौलाना साहब भी कह चुके हैं और खुद तहरीक इंसाफ के अरकान भी कहते हैं वोलेटाइल सिचुएशन वहाँ पे है। तो ये उन्होंने उनको ताना दिया, इस तरफ तवज्जो दो आप, बजाय इसके कि कभी कहते हो यहाँ जलसा करेंगे, कभी कहते हो वहाँ जलसा करेंगे, आवाम की खिदमत करें। ये उन्होंने उनको जवाब दे दिया। तो मेरा ये ख्याल, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि 5 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सालगिरह पर मीनार पाकिस्तान में जलसा करना चाहती है। इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे दी, लेकिन जवाब उनको मालूम है। उनके जवाब आने से पहले ही आज उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी इजाज़त के लिए, और वो समाअत के लिए आज सुबह मुकर्रर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों फ्रंट्स के ऊपर फाइट कर रहे हैं। अदालत इंतज़ामिया को कहेगी कि आप इनको इजाज़त दें या ना दें, या रीजनिंग जो भी होगा वो वहाँ मालूम हो जाएगा। इम्कान यही है कि तहरीक इंसाफ को शायद इजाज़त मिल जाए, लेकिन अगर उनको इजाज़त मिली तो क्या वो मीनार पाकिस्तान पर जलसा कर पाएंगे? ये अजीब बात है। इजाज़त मिलने के बावजूद भी शकूक व शुबहात होते हैं कि ये जलसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहरहाल उन्होंने उनको जवाब दे दिया गंडापुर साहब को, और जलसा है उससे पहले ये जवाब आना ये बड़ी अहम बात है। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने भी आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। इमरान खान साहब मुसलसल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि यही चीज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, क्योंकि इन चीज़ों से उनको हुकूमत को शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। इधर से इमरान खान साहब जोर लगा रहे हैं मंसूर अली शाह साहब की हिमायत में, और दूसरी तरफ से ये होता है कि हुकूमत पूरा जोर लगा रही है उनका रास्ता रोकने के लिए। अगर रास्ता ना रोक पाई तो प्लान बी के तहत वो उनको बेअसर कर देगी, यानी कि जो उनकी ताकत है, अगर वो ताकत आपने एक्सट्रैक्ट कर ली, निकाल ली, खींच ली या किसी और जगह मुंतकिल कर दी, तो वो वैसे ही बेअसर हो जाएंगे, बावजूद इसके कि वो चीफ जस्टिस बन जाएं। पावर्स होती हैं, अथॉरिटी जो होती है वही सब कुछ होती है। अगर आपके पास एक सर्टन चीज़ की अथॉरिटी ही ना रहे कि आप ये चीज़ आप डील नहीं करेंगे, तो फिर वो बात ख़त्म हो गई। अगर वो इधर आ जाएगी तो इधर वो अपने जज भी बिठा लें, जो भी कर लें, वो अपनी मंशा होगी, मर्जी होगी। तो इसलिए ये आज भी उन्होंने दोबारा कहा कि अगले चीफ जस्टिस का ऐलान फौरी किया जाए, इमरान खान साहब ने कहा, और हम जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं, हिमायत करते हैं। ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं समझता हूँ नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान इस सेंस में हो रहा है कि अगर मुस्तकबिल करीब में उनको कोई फ़ायदा हो सकता था तो वो शायद न हो पाए। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा, गैंग ऑफ 3 की तोसी की वजह से सारा मुल्क दाव पर लगा हुआ है। गैंग ऑफ 3 मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बता चुके हैं खान साहब, हमारे चीफ जस्टिस हैं, आमिर फारूक साहब हैं और सिकंदर सुल्तान राजा, और यहाँ सारे फैसले लिखे हुए आते हैं और जजेस आकर सुना देते हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी ताबे हो जाएं। हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला जा रहा है, ये रेट्रिक है, इमरान खान साहब तवील अरसे से कर रहे हैं, लेकिन अमली सूरत हाल जो है इस ज़िमन में तहरीक इंसाफ के हक में जाती हुई नज़र नहीं आ रही किसी भी तौर पर। इमरान खान साहब ने कहा कि थर्ड एम्पायर सब कंट्रोल कर रहा है, वो इनकी टीम का कप्तान है, और इनका मकसद ये है कि फ्रॉड सामने ना आए और PTI ऊपर ना आ जाए। PTI के डर से सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। इमरान खान साहब की ये जितनी भी गुफ्तगू है, मैं अब इसको रेट्रिक कहूँगा, उसकी वजह यह है कि इन चीज़ों को खान साहब 100 मरतबा रिपीट कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है वो जब 100 मरतबा रिपीट कर रहे हैं तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। बहरहाल अपने मौक़िफ़ पे वो कायम है। देखते हैं सूरत हाल आगे क्या बन रही है।
और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, जब बॉल जो है अब इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है। मखसूस नशिस्तों वाला आज 7वां इजलास था। 7वें इजलास के बावजूद आज भी इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं कर पाया। और जो अंदर से खबरें आई ज़राए के हवाले से, आरा जो हैं वो उनकी मुनकसिम हैं। जो मेंबर्स हैं 4 मेंबर हैं और खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर 5 मेंबरान हैं। कुछ का मौक़िफ़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला आ चुका है, अमल किए बगैर कोई चारा नहीं है, अमल ही करना पड़ेगा। लेकिन उनके लॉ विंग जो है, लीगल विंग इलेक्शन कमीशन का, उनका ये मौक़िफ़ है कि जब तक नज़र सानी हमारी नहीं सुन ली जाती, 2-3 नज़र सानी है, नून लीग पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन, नज़र सानी सुप्रीम कोर्ट सुन ले, उसके बाद हमें आगे कदम उठाना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अनकरीब आपको इलेक्शन कमीशन से कोई फैसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसका मतलब यह है कि वो सीटें जो है फिर तहरीक इंसाफ को जल्दी नहीं मिल रही। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी आज आके, मतलब आप कह लें जो अदलिया वाला मामला चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में किसी एक रुकन ने भी नहीं कहा कि वो पार्टी बदलना चाहते हैं। अब वो जजेस को कह रहे हैं कि आप किस कानून के तहत कह सकते हैं कि फलां पार्टी में चले जाओ। आगे कहते हैं कि अदलिया किसी मार्शल लॉ के सामने खड़ी नहीं हुई और पार्लियामेंट की आईनी तरमीम की बात पर शोर शराबा है। तो यानी कि वो भी अदलिया को हेड ऑन ले रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत के अंदर जजेस हैं, गलती उनसे भी हो सकती है। ये एक बार तय हो जाए, ये इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि एक बार तय हो जाए कि अगर अदालत का फैसला खिलाफ कानून हो या खिलाफ आइन हो तो फिर उसका क्या करना है और उसको किसने ठीक करना है। तो ये यानी कि इनका आना भी ये चीज़ आपको इस चीज़ का इंदिया देता है कि हुकूमत जो है वो भी इससे पीछे नहीं हट रही, आगे बढ़ रही है। एक और तनाज़ा जो कि सुप्रीम कोर्ट से है और वो आपको नज़र आ रहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस, आने वाले चीफ जस्टिस, उनके दरमियान चल रहा है, यानी कि खिचड़ी बनी हुई है। तो काजी साहब ने जो जिन 9 सवालात के जवाब मांगे थे, आज रजिस्ट्रार साहब की जानिब से उसकी रिपोर्ट उनको पहुंचा दी गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक जो वो 9 सवाल हैं, मेरा ख्याल है उसमें से कोई शायद ही कोई एक आध ऐसा हो जिसका कि हम मस्बत में जवाब मिला हो, सबके जवाब नफ़ी में हैं। यानी कि काजी साहब ने जैसा कि पूछा था कि इलेक्शन कमीशन PTI की मुतफर्रिक दरखास्तें कब दाखिल हुई, ये चीज़ें, और जजेस कमेटी कहाँ किस चेंबर में उनकी समाअत हुई, किसने की, कॉजेज़ जारी हुई, नोटिस हुए, इन सारी चीज़ों का जवाब नफ़ी में आ रहा है मोस्टली। तो अब इसके बाद आगे क्या होगा वो सूरत हाल तो आप देख के पता चलेगी। लेकिन वहाँ पे जो जंग है वो अपनी तरफ से यानी आगे बढ़ रही है और जारी है। तो आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।